Hello students, today I am going to start new chapter chemical kinetics, रासायनिक बलगतिकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है रासायनिक बलगतिकी? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मतलब क्या हो गया? रासायनिक। और काइनेटिक्स का मतलब हो गया वेग, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरकों की उपस्थिति आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा जल्दी यानी तीव्र वेग से होती हैं और कुछ क्या होती है? कम वेग से। तो वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। पहली, तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं या तीव्र अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं ये अभिक्रियाएं इतनी जल्दी होती हैं कि केवल 10⁻³ सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाती हैं। वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल 10⁻³ सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाती हैं या पूरी हो जाती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जब हम NaOH की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो NaOH क्या करेगा? NaCl बना लेगा, ये H2O क्या है? बाहर निकल जाएगा। तुरंत क्या बना लेगा? NaCl प्लस H2O। या हम AgNO3 की रिएक्शन KCl के साथ कराते हैं तो KNO3 बना लेगा, AgCl बना लेगा। प्लस KNO3, यानी इन अभिक्रियाओं को केवल ये 10⁻³ सेकेंड में कंप्लीट हो जाती हैं। इस कारण ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जो अभिक्रियाएं क्या हो, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, उनको प्रोडक्ट बनाने में कम समय लगे, वो अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? तीव्र अभिक्रियाएं कहलाएंगी। इसके बाद आती है सेकेंड, अति मंद अभिक्रियाएं। अति मंद अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में काफ़ी समय लग जाता है, यानी कई वर्षों तक धीरे रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अति मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, ये तो आपको मालूम है, जो लोहा होता है आयरन, वो क्या होता है? वातावरण से मॉइस्चर और H2O लेकर क्या करता है? लोहे पर एक परत बना लेता है ब्राउन कलर की, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो ये क्या 1-2 दिन में तो रिएक्शन पूरी नहीं होती है, ये क्या सालों साल अभिक्रिया चलती रहती है, तब जाके हमें उस पर रासायनिक परिवर्तन लोहे पर जंग दिखाई देती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें बहुत ज़्यादा समय लगता है कंप्लीट होने में, कई वर्षों तक चलती रहती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम अतिमंद अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना। नेक्स्ट, अब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो तीव्र और अति मंद अभिक्रियाओं के बीच में आती हैं, यानी कुछ अभिक्रियाएं क्या हो ना बहुत ज़्यादा जल्दी होती हैं और ना बहुत ज़्यादा देर में होती हैं। उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो तीव्र और अति मंद अभिक्रियाओं के बीच में आती हैं, उन अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे H2S, तो ये हमारा क्या बना लेगा? 2H2 प्लस 2S। यानी जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें क्या होता है? नए बंधों का टूटना होता है, उसके बाद नए ही बंधों का निर्माण होना होता है, यानी बंधों का टूटना
और फिर से बंधों का निर्माण होना, जिस कारण ये अभिक्रियाएं क्या है कुछ देर से होती हैं, लेकिन ये अति मंद नहीं होती है, कई वर्षों तक नहीं होती हैं। ये क्या है कुछ समय के बाद ये अभिक्रियाएं होती है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। अब अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन, मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है यानी रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो पहले इसकी सांद्रता क्या है, प्रोडक्ट की कोई अभिक्रिया भी शुरू नहीं हुई है यानी रिएक्टेंट से इसने प्रोडक्ट नहीं बनाया है, तब समय क्या था, 0। जैसे जैसे टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, प्रोडक्ट क्या हो गया, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो अभिकारक की सांद्रता 10 थी, लेकिन प्रोडक्ट की सांद्रता क्या थी, 0 थी, तब टाइम क्या था, 0। टाइम क्या हो गया, 1 हो गया, तो अभिकारक की सांद्रता क्या हो गई, 8 हो गई, और प्रोडक्ट की सांद्रता क्या हो गई, 2 हो गई। टाइम क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसकी 6 हो गई, और इसकी क्या हो गई, 4 हो गई। फिर t बराबर 3 हो गया, इसकी 4 हो गई, इसकी क्या हो गई, 6 हो गई। जब t बराबर 4 हुआ तब इसकी सांद्रता क्या हो गई, 2 हो गई, और इसकी क्या हो गई, 8 हो गई। और जब t बराबर क्या है 5 हुआ, समय क्या हो गया, 5 मिनट हुआ, तब इसकी सांद्रता क्या हो गई, 0 हो गई, इसकी क्या हो गई, 10 हो गई। यानी कोई अभिक्रिया हो रही है यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, तो जब समय 0 था यानी अभिक्रिया समय 0 का मतलब अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तब रिएक्टेंट की सांद्रता क्या सबसे ज़्यादा यानी 10 थी, और प्रोडक्ट की सांद्रता सबसे कम यानी 0 थी। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता है रिएक्टेंट की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, और प्रोडक्ट की सांद्रता क्या है, बढ़ती है। अब जब समय क्या था, t1 मान लेते हैं हम, t1 से लेकर t4 तक देखते हैं, तो t1 से t4 तक देखने पर अभिकारक की सांद्रता t1 पे क्या है, r1 है, और t2 पे क्या है, r2 है। ऐसे ही प्रोडक्ट की सांद्रता t1 पे क्या है, p1 है, और t2 पे क्या है, सॉरी t बराबर 4 पे क्या है, p2 है। तो अभिकारक की सांद्रता, बात किसकी कर रहे हैं, अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता की। तो जब वेग बराबर क्या हो जाएगा, R2 की सांद्रता माइनस R1 की सांद्रता अपॉन समय यानी T2 माइनस T1। ऐसे ही उत्पाद की सांद्रता के लिए वेग लिखेंगे तो P2 की सांद्रता माइनस P1 की सांद्रता अपॉन समय, समय का मतलब T2 माइनस T1। ठीक, तो जब हम क्या देख रहे थे, जैसे जैसे समय बढ़ता है अभिकारक की सांद्रता क्या है, घटती है यानी विघटित होता है, अभिकारक क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है, तो हम इसको क्या माइनस से शो करेंगे। लेकिन जैसे जैसे क्या है समय बढ़ता है उत्पाद की सांद्रता क्या है, बढ़ती है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस में होगा। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो गया कि किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता को हम में हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, निश्चित समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग हम क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग बराबर R2 माइनस R1 को हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R यानी अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपॉन T2 माइनस T1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपॉन निश्चित समयांतराल या समय, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग डेल्टा P यानी उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपॉन समय, यानी समय से भाग देने पर अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग कहेंगे। औसत वेग, तो औसत वेग क्या हो गया है, यानी अभिक्रिया का वेग वही निश्चित समय अंतराल बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। यानी औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता
में हुआ परिवर्तन अपॉन समय, या फिर उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपॉन समय। जब हम अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता के बीच समय के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हैं तो क्या ग्राफ मिलेगा? ये क्या हो गया? 0, जब समय क्या था 0, और ये समय क्या हो गया t यानी 5, और यहाँ पे क्या हो गया? कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, ये क्या है? समय। जब समय और सांद्रता के बीच ग्राफ देखते हैं तो रिएक्टेंट की सांद्रता क्या थी? पहले रिएक्टेंट की सांद्रता क्या थी? अधिकतम, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, समय बढ़ता है तो अभिकारक की सांद्रता क्या है? घटती है। तो हमें एक ये कर्व मिलेगा। लेकिन जब प्रोडक्ट, तो जैसे जैसे समय बढ़ता है तो उत्पाद की सांद्रता क्या है? बढ़ती है। ये क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। यानी जब हम सांद्रता और समय के बीच ग्राफ बनाते हैं उत्पाद और अभिकारक का, तो समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, इसलिए हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं तात्कालिक वेग की। तात्कालिक वेग यानी किसी क्षण विशेष पर प्राप्त अभिक्रिया का वेग तात्कालिक वेग कहलाता है। तात्कालिक वेग में हम क्या लगाते हैं? लिमिट लगा देते हैं। यानी जब लिमिट क्या हो, समय t से 0 हो, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? तात्कालिक वेग अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपॉन क्या हो जाएगा? समय। या फिर अगर हम उत्पाद में देखें तो लिमिट क्या है? t इस 0, तो ये क्या हो जाएगा? उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपॉन समय। हम इसमें क्या लगाते हैं? लिमिट लगाते हैं। यानी किसी क्षण विशेष पर प्राप्त अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? तात्कालिक वेग। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? d, यानी हम लिमिट के जरिए इसको क्या लिख सकते हैं? d। तो तात्कालिक वेग क्या हो जाएगा? d कंसंट्रेशन ऑफ t इज 0, तो कंसंट्रेशन ऑफ r अपॉन क्या हो जाएगा? डेल्टा t। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? dr अपॉन dt, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? dp अपॉन dt। ये आपका हो गया तात्कालिक वेग। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक नोट आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी अभिक्रिया का वेग लगते समय उसके संगत रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग देते हैं। रस समीकरण मितीय गुणांक का मतलब क्या है? जो आगे संख्या होती है, चाहे उत्पाद के हो या फिर अभिकारक के हो, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? रस समीकरण मितीय कहते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसके संगत रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग दिया जाता है। यानी हमें क्या अभिक्रिया दी हुई है कि 2a से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट 3b बन रहा है, और कहा जाता है कि इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखिए। तो अभिक्रिया का वेग लिखने के लिए अभिक्रिया का वेग बराबर क्या करेंगे? इसके रस समीकरण मितीय गुणांक यानी 2, इसको हम क्या का भाग दिया जाएगा, यानी -1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा t, या फिर हम इसको लिखेंगे 1 उत्पाद के रेस्पेक्ट में वेग लिखेंगे तो बराबर 1/3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा t। माइनस क्या है? अगर पूछा जाए कि A क्या दर्शा रहा है तो ये क्या दर्शा रहा है? विघटन की दर। माइनस का मतलब क्या होता है? विघटन की दर। किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक है कम हो रहा है, वो माइनस का मतलब क्या है? विघटन की दर, और प्लस का मतलब क्या है? बनने की दर दर्शाता है। ये ध्यान रखिएगा कि माइनस का मतलब क्या हो गया? विघटन की दर, और प्लस का मतलब क्या है? बनने की दर। यानी अब अभिकारक क्या है? कम हो रहा है, यानी विघटित हो रहा है, और उत्पाद क्या है? बन रहा है। तो किसी अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसके रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग दिया जाता है। तो अभिक्रिया आपको दी है 2a = 3b, तो वेग लिखेंगे 1/2, क्योंकि हम इसके रस मितीय गुणांक से भाग देंगे तो -1/2 इंटू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन A अपॉन डेल्टा t। ऐसे ही अगर हम उत्पाद के रेस्पेक्ट में अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो 1/3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा t। न्यूमेरिकल देखते हैं इसी टाइप का
कि मान लेते हैं कोई अभिक्रिया N2O5 से 2NO2 प्लस हाफ O2 हो रही है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt का क्या अर्थ है, ऐसे ही डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt का क्या अर्थ है, और अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या, अभिक्रिया के वेग की इकाई आपको निकालनी है। तो बताया था ये किस में दिया है, आपको साइन देखेंगे माइनस में दिया हुआ है, तो डी N2O2 का अर्थ क्या हो गया कि ये विघटित हो रही है, क्या बता रहा है, विघटन की दर बता रहा है। तो बस आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखना है कि ये क्या बता रहा है, विघटन की दर बता रहा है। और DO2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt, यानी ये क्या है, प्लस में, आपको कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस में। तो ये क्या बता रहा है, बनने की दर बता रहा है कि किस दर में ये फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। तो ये कितना बन रहा है, हाफ O2 बन रहा है। एंड थर्ड है अभिक्रिया के वेग की इकाई। तो अभिक्रिया का वेग किसमें है, सांद्रता में है। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। अभिक्रिया का वेग क्या लिखते हैं, सांद्रता अपॉन समय। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, अपॉन क्या हो जाएगा, समय। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि ये क्या है ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग की इकाई हो गई। इसको आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।